अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है भाई सबको? वालेकुम सलाम सर। सर आवाज आ रही है? यस सर। हेलो भाई, शुरू करते हैं फिर। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे वो न्यूमेरिकल्स किए थे, जी सर। और मेरे ख्याल में मैंने आपको हर तर्ज के न्यूमेरिकल्स जो है वो करा दिए थे। और उन हर तर्ज के न्यूमेरिकल्स में हमारे पास हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल्स किए हैं, फिर उसके बाद हमने अपने पास नंबर ऑफ एटम्स के मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स न्यूमेरिकल्स, और फिर जो है हमने अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मास मालूम करने वाले न्यूमेरिकल्स किए। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमने मोल्स वाले न्यूमेरिकल्स किए। कल मैंने आपको मोल्स वाले न्यूमेरिकल भी करा दिए थे कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन में अगर मोल्स गिवन हो तो आपको सवाल कैसे करना है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई थी? जी सर आ गई थी। बस बेहतरीन हो गया। इंशाल्लाह अज़ीज़ उसके आगे से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 5, मैं वापस चैप्टर्स की जानिब आ रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 हमने इख्तिताम किया था अपना, जो केमिकल बॉन्डिंग का था। अब हमें चैप्टर नंबर 6 की जानिब चलना है। तो जो चैप्टर नंबर 6 है, उस चैप्टर नंबर 6 का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 6 का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी स्टेट्स के माने जो होते हैं, स्टेट्स कहते हैं हालतों को। स्टेट्स कहते हैं हालतों को, यानी कि मैटर की हालतें, मैटर दुनिया में कितनी हालतों में, कितनी फॉर्म्स में पाया जाता है। दिस इज मीन टू बी द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले हमें मैटर को जानना पड़ेगा, दैट व्हाट इज मैटर। मैटर की हम बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं और वही दोबारा से हम पढ़ेंगे। वो क्या है? वो है एनी थिंग विच occupies space and has some weight is anything which occupies space and has some weight is known as matter। यानी कि दुनिया की हर वो चीज जो जगह घेरे और उसका कुछ ना कुछ वजन हो, वो चीज कहलाती है मैटर। वो चीज क्या कहलाती है? मैटर। दुनिया की कोई भी चीज जो जगह घेरे और उसका कुछ भी माइनर ही सही, नेग्लेजिबल ही सही, लेकिन अगर उसका कुछ वजन हो तो वो चीज कहलाती है मैटर। वो चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अब मैटर हमारे पास दुनिया में जो पाया जाता है वो बेशतर स्टेट्स में पाया जाता है, यानी कि मैटर की बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स हैं। लेकिन हम कुछ कॉमन स्टेट्स की बात करने जा रहे हैं, हम बिल्कुल कॉमन स्टेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉमन स्टेट्स हमारे पास कितनी होती हैं उसके बारे में लिख लेते हैं। चलिए आइए। देयर आर द थ्री स्टेट्स ऑफ। सर ये जो आप बोर्ड पे राइट डाउन कर रही हैं हमें लिखना है? लाजमी सी बात है बेटा, बोर्ड पे जो मैं लिखवाता हूँ वो लिखने के लिए ही तो लिखवाता हूँ। ओके सर। कह रहे हैं देर आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की कुल मिलाकर तीन स्टेट्स, कॉमन स्टेट्स हैं हमारे पास। और वो कॉमन स्टेट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली हमारे पास है सॉलिड, दूसरी हमारे पास है लिक्विड, और फिर तीसरी हमारे पास है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन स्टेट्स हमारे पास नॉर्मली पाई जाती हैं मैटर की। सही है भाई? चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। सॉलिड का मामला क्या है?
सॉलिड में क्या है भाई कि एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड है, टाइटली पैक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिले हुए हैं। तो इसे हम कह देते हैं, इस स्टेट को जिसमें कुछ इस तरह के मामलात पाए जाते हैं, इसे हम कह देते हैं सॉलिड। इसे हम क्या नाम दे देते हैं? सॉलिड का। लिक्विड के अंदर ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम नाम देंगे ये तरह खासे दूर होते हैं, देयर इज अ बिट डिफरेंस इन देम। और गैस की बात करूं तो गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, गैस में ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, खासा डिस्टेंस इनके अंदर पाया जा रहा होता है। ये हैं मॉलिक्यूल्स गैस के, जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। एक ही मैटर होगा, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो, वो इन तीन हालतों में पाया जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीन हालतों में ही पाया जाएगा। मैं सबसे कॉमन, सबसे आसान, सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको दे दूं। क्या पानी मैटर है या नहीं है? मुझे पहले ये बता दीजिए। सर है। यस सर। पानी मैटर है तो पानी जब जमी हुई हालत में, ठोस हालत में, सॉलिड हालत में पाया जाता है तो आप उसे कहते हैं आइस। पानी जब मेल्टेड हालत में, पानी जब बिल्कुल लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है तो आप उसे वाटर का नाम दे देते हैं। और वही पानी जब हीट मिलने की सूरत में भाप बन जाता है तो उसे आप गैस यानी कि भाप, वाटर वेपर्स का नाम दे देते हैं। तो ये एक ही सब्सटेंस है, ये एक ही सब्सटेंस है H2O, लेकिन यही H2O अलग अलग तीन स्टेट्स में पाया जा रहा है। इसी तरह से हर मैटर होता है वो इन तीन तरह की स्टेट्स में पाया जाता है। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? जी सर। जी सर। बोर्ड बोर्ड Yes, रब sir. कर दूं? मैं बोर्ड रब कर देता हूँ बिल्कुल। Yes. अब हमें इन तीनों स्टेट्स को डिफाइन करना है, यानी कि मुझे सॉलिड्स को डिफाइन करना है, मुझे लिक्विड्स को डिफाइन करना है, मुझे गैसेस को डिफाइन करना है। इनको डिफाइन करने के लिए एक बड़ी अहम थ्योरी होती है जिसका सहारा लिया जाता है, उसे कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहा जाता है, शॉर्ट में से के एम टी कहा जाता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, या फिर इसे शॉर्ट में हम के एम टी का नाम देते हैं। ये वो थ्योरी है, ये वो थ्योरी है जिसकी मदद से आप स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन कर पाते हैं, जिसकी मदद से आप स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन कर पाते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिख लेते हैं सबसे पहले हम इस थ्योरी के बारे में। लिखिए, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मैटर is composed of very tiny particles which are called, देखो हमारे मुताबिक, एक नॉर्मल अगर लेवल पे मैं बात करूं तो हमारे मुताबिक ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ये जो छोटे से पार्टिकल्स हैं, जिस पर डिपेंड कर रहा है, जिसके जो बेसिकली बुनियाद है, कोर है मैटर की, हम उन्हें एटम्स कहते हैं। इस चैप्टर में जब भी आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एस्पेक्ट से बात करते हैं तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जरा थोड़ा सा तनाज़ा देखा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड
molecules. These molecules are always in motion and they possess some kinetic energy. The three states of matter depends upon the arrangement motion and forces of attraction between these between नहीं लगा of these molecules. इसको कॉपी डाउन कर लो भाई, इस पूरे पैराग्राफ को जल्दी से कॉपी डाउन कर लो. अच्छा, एक बार पहले आपने ये बनाया था, इस पैराग्राफ को लिखने के बाद इसके बाद दोबारा आप ये बनाएंगे और इस तरह से 3 कॉलम्स होंगे. एक सॉलिड का कॉलम होगा, फिर एक लिक्विड का कॉलम होगा, फिर एक गैस का कॉलम होगा, क्योंकि मैं इनके नीचे अब आपको प्रॉपर्टीज लिखवाने जाऊंगा. 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से इसे कॉपी डाउन करो और डायग्राम बना लो और तीनों के कॉलम्स बना लो, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों के.
लिख लिया भाई, बना लिया, स्टार्ट करें? जी सर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं जरा ऊपर से ये पैराग्राफ पूरा रब करूंगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, फिर हम बात करेंगे। अच्छा भाई, सॉलिड लिक्विड गैस आ गया, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी बात को। सबसे पहले सॉलिड के अंदर पॉइंट लिखा हमने, फर्स्ट पॉइंट। देखो कहा क्या गया, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती क्या है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने कहा कि दुनिया की हर चीज, दुनिया में जितने मैटर्स हैं, तमाम मैटर्स बने हुए हैं एक बहुत छोटे से पार्टिकल से, और उस छोटे से पार्टिकल को कहा जाता है मॉलिक्यूल। क्या कहा जाता है उसे? मॉलिक्यूल कहा जाता है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा हरकत करते रहते हैं, दे आर ऑलवेज इन मोशन, दे ऑलवेज इन मोशन, ये हमेशा हरकत करते रहते हैं। दे पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट डज दिस काइनेटिक एनर्जी मींस? काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं एक एनर्जी को जो कि बॉडी को मूव कराने में साथ दे, मूव कराने के लिए जरूरी हो। अ फोर्स व्हिच इज यूज्ड टू मूव अ बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए जो एनर्जी दरकार है उसे हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि इनके अंदर मूवमेंट वाली एनर्जी भी है, बात समझ है, और ये हमेशा हरकत करते रहते हैं किसी ना किसी डायरेक्शन में, किसी ना किसी एंगल में, किसी ना किसी तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा इन सर सॉलिड। जी बेटे। सर ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है किसने डिस्कवर की थी? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किसने डिस्कवर की थी? डिस्कवर नहीं करते, थ्योरीज जो है वो प्रपोज की जाती हैं, और ये किसी एक साइंटिस्ट की तरफ से नहीं थी, ये कंबाइंड कोलिजन थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमारी। मतलब एक जानिब से नहीं आई थी, किसी एक ने नहीं दी थी, दो चार लोगों की मुश्तरका है ये। कह रहे हैं इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। बोर्ड सबको विजिबल है? जी सर। यस कह सर। रहे हैं सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। आइए अब लिक्विड्स में क्या कहते हैं। इन liquids molecules are far from other। कह रहे हैं इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर। आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं लिक्विड्स की सूरत में हमारे पास। थर्ड गैसेस पे आते हैं। कहते हैं इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार, एक दूसरे से बहुत दूर है। मैंने पहली बात बता दी, अरेंजमेंट। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने कहा कि भैया सारी चीजें डिपेंड करेंगी, हर मैटर बना हुआ है मॉलिक्यूल से। ये मॉलिक्यूल्स हमेशा हरकत करते रहते हैं, इनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। और जो तीनों स्टेट्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों स्टेट्स की जो डिपेंडेंस है, ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल स्टेट, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। कहा गया कि ये तीनों स्टेट्स में जो डिफरेंसेस आते हैं वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की वजह से आते हैं। और मॉलिक्यूल्स की किस चीज की वजह से आते हैं? मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट। आपने देखा अरेंजमेंट के बारे में, मैंने बताया कि भाई इसमें बताया गया मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। यहाँ बताया गया दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर हैं थोड़े। दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, एक बहुत ज्यादा दूर दूर है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं इनका।
दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न। आप देख रहे हैं एक पैटर्न में अरेंज है, एक पैटर्न चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न में अरेंज्ड हैं ये। अगर मैं इसकी बात करूं, दे आर रैंडमली अरेंज्ड। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, एक यहाँ गया, अगला यहाँ, एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये रैंडम अरेंजमेंट है, कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। अब यहाँ पे तो अरेंजमेंट बता ही नहीं सकते, तो कहा गया दे आर वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। फार को मैंने एक दूसरे जुमले में कन्वर्ट करके लिख दिया, दे आर वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से बेइंतहा दूर दूर हैं। आइए तीसरे पॉइंट की जानिब चलते हैं। सर यहाँ में लिक्विड का सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? दे आर रैंडमली अरेंज्ड। सर ये थर्ड पॉइंट क्या लिख रहे हैं आप, वो फर्स्ट का? अभी लिखा ही नहीं है पूरा, तुम पहले ही। नहीं, शुरू में क्या लिखा है दे के बाद? दे वाइब्रेट्स ऑन देयर पोजीशंस। मैं पॉइंट लिखने के बाद पढ़ रहा हूँ ना पूरा, तो दे वाइब्रेट्स ऑन देयर पोजीशंस। लिक्विड्स में कहते हैं दे कैन इजीली मूव इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि मॉलिक्यूल यहाँ चला जाएगा, यहाँ यहाँ, ये यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। कोई भी मॉलिक्यूल कहीं पर भी कभी भी जा सकता है, लेकिन इजीली मूव, ये कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके सामने गैसेस में, दे कैन वेरी फ्रीली मूव एवरीवेयर। ये कहीं भी जा सकते हैं। ये इस क्लस्टर से, क्लस्टर तो होगा नहीं खैर इनका, ये इस बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे, यहाँ चला जाएगा, यहाँ कहीं पर भी जा सकते हैं। इनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, इनके लिए कोई जो है वो मसाइल की बात नहीं है। बात समझते हैं आप मेरी? कहा जा रहा है दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम। ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आपस में एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। ये मॉलिक्यूल्स मोशन कैसे कर रहे थे? वाइब्रेट, अपनी ही मीन पोजीशंस के ऊपर बस वाइब्रेट करेंगे। इनके बारे में क्या था, ये कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक बाउंड्री है, ये उस बाउंड्री के अंदर मूव करते हैं। गैसेस में क्या था, गैसेस की कोई बाउंड्री नहीं है, किधर भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, एवरीवेयर। आइए इसका चौथा पॉइंट लिख लेते हैं अब।
कहा जा रहा है इनके दरमियान में नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी कि बहुत ज्यादा सख्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, एक दूसरे को अपनी जानिब, अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को अपनी जानिब खींच लेना, तो इनके दरमियान में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मीडियम है, नॉर्मल है इनके दरमियान में। कहा जा रहा है दे हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम, यानी कि उनके दरमियान में बहुत ही कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, बहुत ही कमजोर, नेग्लेजिबल, एक दूसरे से के हैं इतना दूर। जब इतना दूर है तो इनके दरमियान में अट्रैक्शन पाई जाने का तो चांस पैदा ही नहीं होता। एक और पॉइंट लिख रहा हूं मैं, बहुत कम सी जगह है, मैं कोशिश करूंगा पूरा हो सके इसमें, आप देख लीजिएगा। Solids have definite shape and volume. Solids का definite shape होता है, definite मतलब fixed, fixed shape होता है और fixed volume, यानी कि ना ही इनका shape बिगड़ेगा। मैं आपके सामने डस्टर रखूं और 10 साल तक हम उसे एक सीट पर रखकर छोड़ दें, 10 साल के बाद आएंगे तब भी वो डस्टर उसी शेप का होगा, उतनी ही जगह घेर रहा होगा। लेकिन अगर इसके बरक्स हम बात करते हैं लिक्विड्स में, liquids don't have definite shape, but they have definite volume. लिक्विड्स डोंट हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड्स का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। आपने पानी लिया, पानी को ग्लास में डाला, ग्लास के शेप का हो गया, ग्लास से निकाला किसी बॉटल में डाल दिया, बॉटल के शेप का हो गया, बॉटल से निकाला किसी पतीले में डाल दिया, पतीले के शेप का, पतीले से निकाला घर की टंकी में ले जाके डाल दिया, टंकी के शेप का, उसका कोई जाती शेप नहीं है। लेकिन पानी कितना रहा, वो पानी एक ग्लास के बराबर ही रहा, तो उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपेंस, वॉल्यूम उतना ही रहता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। आइए आगे की जानिब चलते हैं हम गैसेस पर। गैसेस नीदर हैव डेफिनेट शेप नॉर, मैंने कहा था ना नीदर के साथ इस्तेमाल किया जाता है नॉर। गैसेस नीदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। बात यहाँ तक आप सबने कॉपी डाउन कर लिया है मेरे साथ साथ, या कुछ रहता है? यस सर, कर लिया। एक बार इसको जरा ऊपर से, पहले सॉलिड्स के सारे पॉइंट्स पढ़ो, फिर लिक्विड्स के सारे पॉइंट्स पढ़ो, फिर गैसेस के सारे पॉइंट्स पढ़ो, फिर मुझे बताओ क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें मुझसे पूछनी है। सर सॉलिड का थर्ड वाला पॉइंट, दे वाइब्रेट्स ऑन देयर पोजीशन, ये वाइब्रेशन मोशन के अंदर होते हैं, वाइब्रेशनल मोशन इनके अंदर पाई जाती है। वाइब्रेशनल मोशन किसे कहते हैं? जैसे आप घर में देखते हैं आपका फोन वाइब्रेट होता है, वो रहता अपनी उसी पोजीशन पे
लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी आगे और पीछे की जानिब मूव करता है, जैसे घड़ी के अंदर पेंडुलम लगा होता है ना, तो वो पेंडुलम का मोशन जो होता है वो वाइब्रेटरी मोशन या टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है। तो ये भी अपनी मेन पोजीशन पे रहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल पैक्ड एरिया है, जैम पैक्ड है, ये डिस्टेंस इनके दरमियान नहीं है, मतलब इनके पास इतना रास्ता नहीं है कि निकल के कहीं और भाग सकें। तो ये अपनी ही पर्टिकुलर उसी पोजीशन पे रहते हैं और उसी पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, हिल पाते हैं। और किसी का कोई सवाल? सही है। तो फिर इंशाल्लाह अल अजीज हमने अपनी इसी बात को कंटिन्यू करना है इन आवर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट वीक में जब होगी हमारी, तो प्रोबेबली हम बात करेंगे किस चीज़ पर। हम इसके आगे से बात करेंगे, कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी, हम उस पर डिस्कस करेंगे। होपफुली किसी का कोई सवाल तो नहीं है जो किसी को पूछना होगा, यकीनी सी बात है। तो इंशाल्लाह से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर कंप्लीट नहीं हुआ इसके पीछे